नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर आ चुके हैं। 28 और 29 दिसंबर को जो आपका सीटेट का ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, उसके आधार पर यहाँ पर हम CDP के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बता दें कि जिनका एग्ज़ाम आने वाली डेटों में है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। यहाँ पर हम जो कवर करने वाले हैं उनमें से पहला नाम आता है यहाँ पर जीन पियाजे का, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, अल्बर्ट बंडूरा, हॉवर्ड गार्डनर। तो इन सभी से जो भी प्रश्न बन रहे हैं और आगे बनने की संभावना है, तो उनको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो वीडियो से आपके जो है लगभग मिनिमम 5 नंबर यहाँ से पक्के होने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इनका जो डिटेल वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उनको कवर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे जीन पियाजे से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो जीन पियाजे जो हैं वो स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 अवस्थाएं बताई हैं, जो इस प्रकार हैं। तो 4 कौन कौन सी अवस्थाएं बताई हैं उनको चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले बताई थी संवेदी गामक अवस्था, यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक की ये जो अवस्था होती है, इसे बोला जाता है संवेदी गामक अवस्था। अगली है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है आपकी 2 से 7 वर्ष तक। फिर है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है आपकी 7 से 11 वर्ष तक। अगला पॉइंट है जो चौथा है वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 11 से 15 वर्ष तक। तो ये जो है 4 अवस्थाएं यहाँ पर जीन पियाजे के द्वारा यहाँ पर बताई गई हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से बन रहे हैं उनको हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो किसके रूप में ये जो है अपने संज्ञानात्मक संरचनाओं को वर्णित करते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही उत्तर का चयन आपको यहाँ पर करना है। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्कीमा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब जरा हम स्कीमा के बारे में आपको बता दें कि स्कीमा क्या चीज़ है। तो स्कीमा एक गतिशील अवधारणा है जो सीखने के नए अवसरों, नए अनुभवों, नई यात्राओं, अध्ययन व संवाद के माध्यम से बनती है। यानी कि जो भी चीज़ें हम नई नई सीख रहे हैं, नए नए अनुभव कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, उसके द्वारा जो सीख रहे हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर जुड़ती जाती हैं। और इसके अनुसार हम जो कुछ भी नया सीखते हैं उसमें हम जो पहले से जानते हैं, यानी कि जो पूर्व ज्ञान है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि जो हमें पूर्व ज्ञान होता है वो तो होता ही है, और उसके बाद जो हम नई नई चीज़ें जोड़ते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, तो वो चीज़ें सारी यहाँ पर जुड़ती जाती हैं। तो इसी को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, स्कीमा इसको बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, सबसे पहले आपको बताना होगा कि इसका जो विकास का मुख्य गुण क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइएगा, 4 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, ये होती है 2 से 7 वर्ष के बीच। कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष के बीच। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विचार एवं सोच में केंद्रीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही उत्तर का चयन आपको यहाँ पर करना है। बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था होती है, ये बच्चों होती है 7 से 11 वर्ष के बीच में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। तो जो इसमें विशेषित करता है वो विशेषित करता है परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क और साध्यात्मक विचार। ये जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, इसको आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है।
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? तो अभी हमने आपको ये क्वेश्चन कराया है, अब आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताइए कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देना है आप सभी को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी पिछला ही क्वेश्चन किया है 7 से 11 वर्ष की आयु वाला। ठीक है, क्लियर हो गया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो बताना है कि वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है बच्चा किस अवस्था में ये प्रदर्शित करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइएगा, 4 अवस्थाएं आपके सामने यहाँ पर दी गई हैं। तो ये जो है कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेदी गामक अवस्था। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक के बीच की ये जो अवस्था होती है इसमें बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में बच्चा बौद्धिक संक्रिया यानी कि गुणा, जोड़, घटाना और भाग सीख जाता है? तो बताना है आपको कि किस अवस्था में बच्चा ये गुण सीख जाता है। 4 अवस्थाएं आपके सामने दी गई हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये होती है 7 से 11 वर्ष के बीच में। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस सिद्धांत में बच्चा अमूर्त चिंतन करता है? तो अमूर्त चिंतन आपको बताना है कि किस अवस्था में करता है। तो इसका तो आंसर आपके क्वेश्चन में ही छिपा है। अमूर्त चिंतन का मतलब हो गया अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा और ये होती है 11 से 15 वर्ष के बीच। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है आपके सामने, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो बताना है आपको कि सहयोग देना और उनको जो है संकेत देना, ये किस उदाहरण का यहाँ पर इसमें संबंध है, ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग और पाड़ या ढांचा। ठीक है, तो पाड़ या ढांचा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? तो बताना है आपको कि पियाजे के जो सिद्धांत हैं उसमें बच्चा किसके द्वारा सीखता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये सीखता है बच्चों अनुकूलन की प्रक्रियाएं के द्वारा। अनुकूलन की जो प्रक्रिया है इसके द्वारा बच्चा सीखता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक की जो आयु है उसके दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। तो किसके द्वारा सबसे बेहतर सीखता है ये आपको बताना है। तो जब बच्चा छोटा होता है यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक का होता है तो ये बोली जाती है संवेदी गामक अवस्था, और इसमें जो बच्चा है वो अपने इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सीखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आशा करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके पियाजे से संबंधित। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं यहाँ पर कोहलबर्ग से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो कोहलबर्ग जो थे वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। सबसे पहली बात, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ये भी आपको पता होगा। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के 3 प्रमुख स्तर यहाँ पर बताए हैं और प्रत्येक स्तर की 2-2 स्टेजें भी बताई हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले हम बात करेंगे जो 3 स्तर बताए हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर, ये आता है 4 से 10 वर्ष तक। ठीक है। दूसरा है परंपरागत स्तर, ये आता है बच्चों 10 से 13 वर्ष तक के लिए। ठीक। और अंतिम जो है वो है तीसरा उत्तर परंपरागत स्तर, ये आता है 13 वर्ष से अधिक के लिए। ठीक है। तो ये 3 स्तर आपको याद कर लेने हैं, पूर्व परंपरागत स्तर,
परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक, अब इनकी दो दो जो स्टेज हैं वो कौन कौन सी हैं वो भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप तीनों स्तर के बारे में जानने वाले हैं, इस डायग्राम के माध्यम से आपको हम समझाने वाले हैं। तो पहली जो है पूर्व परंपरागत स्तर, इसकी जो दो स्टेज हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पहली है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता और दूसरी है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कैसे बन सकता है, वो पूछ लेगा कि जो साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता है वो किस स्तर के अंतर्गत आती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत आती है, यानी कि प्री कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला है परंपरागत स्तर। इसकी जो दो स्टेज हैं वो हैं, पहली है परस्पर एक रूप उन्मुक्ता और दूसरी है अधिकार संरक्षण उन्मुक्ता। ठीक है, तो ये इसकी दो स्टेज हैं, याद रखिएगा। और अंतिम है उत्तर परंपरागत स्तर। इसकी कौन कौन सी हैं, तो इसकी है एक आपकी सामाजिक अनुबंधन उन्मुक्ता और अगली है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुक्ता। तो ये दो स्टेज आपकी हैं उत्तर परंपरागत स्तर की। तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, इनको आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आगे आने की बहुत ही ज़्यादा इनकी संभावना है। तो कोहलबर्ग से संबंधित यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है प्रथागत चरण को। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम आपको टाइम ज़्यादा नहीं देने वाले हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जिनको इन जो ये क्वेश्चन हैं इसके डिटेल के बारे में जानना है तो वो सारे वीडियो हम आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। वहाँ से आप एक एक मनोवैज्ञानिक के बारे में जान सकते हैं, चाहे वो कोहलबर्ग हों, प्याजे हों या फिर वाइगोस्की हों, सारे डिटेल वीडियो वहाँ पर पड़े हुए हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनकी जो एक प्रमुख अवस्था है वो है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास की। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस स्तर पर नैतिक मूलक सिद्धांत बालकों के आंतरिक नियंत्रण में रहता है। तो कौन सा रहता है, कौन सा स्तर है ये, तो ये रहता है आपका उत्तर परंपरागत स्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया इसको क्या कहा जाता है। जो चिंतन प्रक्रिया है कोहलबर्ग के अनुसार इसको क्या कहा जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसको बोला जाता है नैतिक यथार्थवाद। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लॉरेंस कोहलबर्ग किस वर्ग के बच्चों पर नैतिक सिद्धांत की खोज की थी। तो यहाँ पर बताना है कि इन्होंने किस वर्ग के बच्चों पर नैतिक सिद्धांत की खोज की थी, ये आपको बताना है। तो इन्होंने की थी बच्चों 10 से 16 वर्ष तक के बालकों के मध्य। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो बताना है आपको, 4 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं, कौन सा अभिविन्यास यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ लंच साझा किया था।
तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नूर का जो ये कथन है ये किस अभिविन्यास प्रारूप को और डैश अवस्था पर दर्शाता है, यानी कि कौन सा अभिविन्यास है और कौन सी अवस्था है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको देना है। तो ये हो जाएगा, पहला तो अभिविन्यास हो जाएगा आपका आज्ञा पालन, और जो अवस्था हो जाएगी वो हो जाएगी पूर्व परंपरागत अवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। ठीक है, कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आता है बच्चों दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास की अवस्था के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, अब बात करते हैं वाइगॉस्की से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो वाइगॉस्की से संबंधित प्रश्न कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। वाइगॉस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर यहाँ पर बल दिया है। तो पहला प्रश्न यहाँ से बनता है कि संज्ञानात्मक विकास के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने संस्कृति और भाषा पर बल दिया है, तो ये दिया है वाइगॉस्की ने। किस पर बल दिया है इन्होंने, संस्कृति और भाषा पर। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगॉस्की क्या कहते हैं। तो बताना है आपको कि जो मौखिक संवाद बच्चे अपने आप में करते हैं वो लेव वाइगॉस्की के अनुसार किस वार्ता के अंतर्गत आता है, तो ये आता है बच्चों व्यक्तिगत वार्ता के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, यहाँ पर काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी हार्ड क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आ रहे हैं वाइगॉस्की से संबंधित। अगला प्रश्न है, लेव वाइगॉस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश किस पर जोर देता है, यहाँ पर बताना है। तो जो वाइगॉस्की हैं वो जोर देते हैं किस पर, सांस्कृतिक उपकरणों पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर बच्चों, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अभी पिछला ही क्वेश्चन हमने किया, किससे संबंधित है, लेव वाइगॉस्की से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश लगा है पहले खालिस्तान के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। जहां पर आपको सामाजिक प्रक्रिया और सांस्कृतिक दिख जाए वाइगॉस्की लगा दो आंख बंद करके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, लेव वाइगॉस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। तो बताना है कि संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है, कौन सा ऐसा उच्चतर स्तर है, ये आपको यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक पारस्परिक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगॉस्की के अनुसार अधिगम जो है वो यहाँ पर क्या है, ये आपको बताना है। एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, अनुबंधित गतिविधि है या फिर सामाजिक गतिविधि है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये एक सामाजिक गतिविधि है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये दिया था लेव वाइगॉस्की ने। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, अब देख लेते हैं अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित क्वेश्चन। तो अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के एक मनोवैज्ञानिक थे
अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम को जो है यहाँ पर सिद्धांत दिया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा यहाँ पर दिया गया था। आगे यहाँ पर है हॉवर्ड गार्डनर से प्रश्न। तो ये जो है एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। हॉवर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, ये भी आपको याद रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो हॉवर्ड गार्डनर ने। सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, तो वो दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है, किस पर जोर देता है, तो ये देता है किस पर जोर, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाओं पर जोर देता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमने आपके साथ डिस्कस किए, और आने वाले शिफ्टों में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जिनका पेपर आने वाली शिफ्टों में है, तो वो लोग ज़रूर देख कर जाएँ। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ से हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ जाएंगे। और लाइक ज़रूर कर दिया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।